बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ हसनात मलिक साहब मौजूद हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और एक बड़े इदारे से काम करते हैं, उनसे वाबस्ता है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने एक अहम फैसला सुनाने का हुक्म दिया है और वो फैसला है कि मिलिट्री कस्टडी में जो 85 लोग थे, उनके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो फैसला सुना दे। लेकिन उस फैसले को उन्होंने इसके साथ मशरूत कर दिया कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में मरकज़ी फैसला आएगा, तो उसके साथ मशरूत कर दिया। और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने कि जो लोग रिहा होते हैं, जिनकी सज़ाएँ पूरी है, आप उन्हें रिहा कर दें, और जिन लोगों को सज़ाएँ बनती है उन्हें सज़ा सुनाकर आप जेल भेज दें। इसकी बैकग्राउंड ये है कि गुज़श्ता रोज़ जब समाअत हो रही थी तो अदालत ने रिकॉर्ड मांगा था उन 85 लोगों का जो मिलिट्री कस्टडी में थे। टोटल 105 लोग थे और 20 लोग पहले रिहा कर दिए गए थे। तो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ रखा कि हमें रिकॉर्ड तक रसाई नहीं है, हमारे सामने जो रिकॉर्ड आता है उसमें सिर्फ गिल्टी और अनगिल्टी के अलावा लिखा जाता है, और ये रिकॉर्ड तक हमें उस सूरत में मुकम्मल मिल सकता है जब आप हुक्म देंगे कि मिलिट्री अदालतें हैं वो फैसला सुनाएं। तो आज उन्होंने हुक्म दे दिया। किस तरह देखते हैं असनात मलिक साहब आप इसको? देखें, जिस तरह आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ और मायूसी है आइनी बेंच से। आइनी बेंच ने अगर यही फैसला करना था तो गर्मियों की छुट्टियों से पहले कर देता, 6 महीने पहले कर देता। लोग जो है वो जेल मैनुअल उन पे अप्लाई हो जाता, बल्कि दिसंबर में ही आइनी बेंच फैसला कर देता। एक साथ इस जुल्म का जवाब आइनी बेंच के जजेस को देना होगा, उन जजेस को देना होगा, सरदार तारिक साहब को देना होगा, अमीनुद्दीन खान साहब को देना होगा, या वो जजेस जो इस फैसले को कह रहे थे कंडीशनली नहीं किया गर्मियों से पहले, छुट्टियों से पहले। अगर ये अलाउ कर देते तो ये लोग जेलों में होते, जेल मैनुअल इन पे अप्लाई होता, अब कम से कम एक मुलाकात होती, वो अपील भी दायर कर लेते कुछ लोग। अब 1.5 साल बाद। और मैं हैरान हूँ जो दूसरी साइड पे पटिशनर के वकील हैं, अगर यही काम आप लोगों ने करना था, कंडीशनली ट्रायल अलाउ करवाने थे, तो ये काम 6 महीने पहले आप करवा लेते। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन इसमें सारे ही जुर्म के शरीक हैं, चाहे वो जिन्होंने फौजी अदालतों को यहाँ चैलेंज किया, वो भी इस क्योंकि उन्होंने, मैं हैरान हूँ, 2 रोज कबल जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत से इस्तदा की तो उस वक्त जस्टिस मसरत अलाली ने ये रिमार्क दिए कि हम ये काम नहीं करेंगे कि हम ये हुक्म जारी करें कि आप फैसला सुनाएं, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि हम फौजी अदालतों के इख्तियार को तस्लीम कर रहे हैं। कानून के तहत ये कंडीशनली अलाउ हुई है, कौन सी जुरिस्प्रूडेंस, कौन सा लॉ पॉइंट, कौन सा आर्टिकल? अमीनुद्दीन खान साहब वो जजमेंट या ये आइनी बेंच सिर्फ 3 लाइनें लिख के, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट का काम है जुरिस्प्रूडेंस डेवलप करना। बिल्कुल ऐसा। अब ये क्या ये प्रेसिडेंट सेट हो जाएगी कि यहाँ दहशतगर्दी के मुकदमात लोग कहेंगे ये सजाएं दे, बाद में हम फैसला करेंगे कि जी सिविलियन होना है या ट्रायल उनका जो वो दहशतगर्दी की अदालतों में होना है या दूसरी मिलिट्री अदालतों में होना है। ये कंडीशनली क्रिमिनल ट्रायल है, इसको कंडीशनली अलाउ करना। अच्छा चलें अलाउ कर रहे हैं तो कम से कम एक जजमेंट लिखे, 40-50 सफ़ों की जजमेंट लिखे, पूरी दुनिया देख रही है आपको, कम से कम पता चले कि पाकिस्तान के हीरो ने ये आप जजमेंट की बात कर रहे हैं। इन्हें 6 जनवरी को इनका टेन्योर पूरा हो रहा है, अभी तक कोई रिटर्न एक फैसला भी नहीं आया। आप कह रहे हैं कि जजमेंट लिखे आप। मुझे लगता है कि आइनी बेंच को जिस मिशन के लिए रखा गया है वो मिशन पूरा हो गया। हुकूमती, मैं समझता हूँ, अपॉइंटेड जजेस, इनको मसला ये था कि इनके 2 ही मकसद थे, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल और 26वीं इनको ठप्पा लगा। और वजह यह है कि 2 महीनों में इनसे ये काम भी नहीं हुआ, तो अगलों ने कहा कि भाई कुछ करें ना। या तो ये इससे मतलब देखें मदर ऑफ यू टर्न है कि 3 दिन पहले कह रहे हैं हमने खबरें, सारे अखबारात में खबर चली कि और मिलिट्री 9 मई के हवाले से, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से उन्होंने जनाब कहा कि ये तो हो नहीं सकता। हालांकि गुज़श्ता रोज जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मसरत अलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तरफ से ये सवाल उठाया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा वज़ारत दफा के वकील ख्वाजा आरज से कि इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा ओहदा जो है सदर पाकिस्तान का है, वो आर्म फोर्सेस का सरबराह भी होता है, उसके दस्तखतों से आर्म फोर्सेस के सरबराह की अपॉइंटमेंट होती है। अगर कोई सिविलियन उस पर हमला करता है तो उसका केस कहाँ चलेगा? उसके दफ्तर पर। तो ख्वाजा आरज ने कहा जी कि उसका केस चलेगा ATC की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। तो फिर ख्वाजा आरज से उन्होंने ये भी पूछा कि अगर एक फौजी किसी अपने ये मामला, तो फिर ये कहानी साहब ये हम देख रहे हैं मिसयूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है अदालतों से। अदालतों से, अदालतों का काम है कि प्रोसेस को
स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया जाए, न कि अदालतें खुद मिसयूज करें। आखिर में मुझे बताएं, 2 साल बाद ये कहें कि जी ट्रायल कलदम, क्या फायदा हो? और अब अगर 2 साल के बाद भी ना कहें जी, अगर ये मर्कजी फैसले में कहते हैं कि ट्रायल काला दम हो गया, तो फिर इसका क्या मकसद हुआ? देखिए, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही साख्त खराब की है और किसी की नहीं की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की साख्त पहले कुछ 26वीं आईनी तरमीम के बाद को रह गई है। नहीं, जब अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाज़ीचा इत्फाक बढ़ा दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जैसे कहते हैं ना कि वो नाच, घुंघरू बंद कर नाच, तो फिर वो नाचना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। वो ऐसी बात ना करें। नहीं, मुझे ये बताएं जी असरात मलिक साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हवाले से बात करें, मेरा सवाल इन पे लीगल है। आपने फैसला दे दिया है कंडीशनली, तो फैसला लिखे, फैसले की जजमेंट चाहिए 40-50 की जुरिस्प्रूडेंस सवाल, वो दुनिया देखे कि यार पाकिस्तान की अदालतों ने फौजी अदालतों को अलाउ किया है इन ग्राउंड पे, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट साइड की है, तो वो कहाँ से जजमेंट 3 लाइनों की जजमेंट सेक्शन अफसर नहीं बनना चाहिए। वो आपका आइन भी इस हवाले से इजाजत नहीं देता, आपका कानून भी इस हवाले से इजाजत देता, तो फिर लिखेंगे कहाँ से ये? और मुझे ये बताएं, ये काम करना ही था, ये काम आप जनवरी में कर लेते, फरवरी में कर लेते, मार्च में कर लेते, जुलाई में आप कर लेते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप कंडीशनली अलाउ कर देते। नहीं, ये काम करना था जिस वक्त 20 लोगों को आपने पहले छोड़ा था, अब इन्हीं किसी अदालत के ऊपर छोड़ा था ना, जैसा अमीरुद्दीन बात ये है, उस वक्त कर देते। लेकिन मुझे इससे, जो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा मायूसी उन पिटिशनर से हुई। मैं मौजूद था ना। देखें, बात यह है कि वो बेचारे जिनके केसेस आप कर रहे हैं, यहाँ आपको ये चीज देखनी थी, आप 6 महीने पहले ये बात करते, अब आपने अलाउ करके क्या आपने किया है, क्या आपने मैसेज छोड़ा है? यही मैसेज छोड़ा है कि जो आईनी बेंच जिस वजह से बनाया गया था, उन्हें जो हुक्म, कल आपको पता है कि जो अदल बाज़ई का केस था उस अदालत में, तो उस वक्त जैसे अकील अब्बासी ने, ये होता है इंसाफ, जैसे अकील अब्बासी ने एक बात सुने मलिक साहब, जैसे अभी अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए थे, जो सरवत इजाज साहब थे वकील इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उन्होंने उन्हें कहा था कि स्पीकर फॉरवर्ड एजेंट बना, बड़े साहब का हुक्म आया, अगले ही लम्हे पटिशन दायर हुई और उसको डिसीट कर दिया गया। तो ये है ना मामला सारा, बस अब आपके सामने है। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि आप हुकूमत को ब्लेम हम नहीं कर सकते। इस वक्त इन लोगों का, इस वक्त जो है तारीख, खैर अभी जो हालात बन रहे हैं, क्या क्या तारीख में अभी आएगा, हम कौन सा तारीख है, चीज़ें सारे जो एक थ्रेशोल्ड हैं वो तो क्रॉस हो रहे हैं सारे। और आज पाकिस्तान की अदालत और ये वो लोग जजेस जो इस वक्त वकला तहरीक के बेनिफिशरी, ये काम अलाउ कर रहे हैं, ये क्या इन्होंने वो काम किया है? मैं कहता हूँ कि बस। अच्छा, नहीं असरात मलिक साहब, एक यानी आप देखें ना कि कंडीशनली आप अलाउ कर रहे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अपने फेलो जजेस ने कहा है कि ये गैर है नहीं, एडवांटेज उसको अपर एंड होना चाहिए कि यहाँ होना चाहिए। नहीं, उसको देखिए, मैं जो आपने बात की है, आप देखें कि बेनिफिट ऑफ डाउट के मुताबिक अगर आप देखें, आप कहें कि जी एक गलत, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही कलदम करा चुके हैं, हम कैसे अलाउ करें? और बार बार सवालात भी समाअत के दौरान पूछ रहे थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस जमाल मंदोखेल, कि हमें, वो ख्वाजा आरिफ से कह रहे थे कि आप अदालत को इस बात पर मुतमिन करें कि जो फैसला पहले दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसमें नकायस क्या है, कहाँ से वो आए? मंदोखेल साहब कर रहे हैं। नहीं, इसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी किया सवाल, उन्होंने भी किया सवाल इसमें, और बड़ा कल भी स्ट्रिक्टली कहा। और लेकिन अब देखें, अब ये अगर कहे कि जी पास्ट एंड क्लोज, ये ट्रायल तो हो गए, आगे से नहीं हो सकता, ये क्या हुआ जी, ये क्या हुआ? असरात मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप कहीं जाना, तो मैंने असरात मलिक साहब को से रिक्वेस्ट की थी कि आप आए, उस पर अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो दे। नाज़रीन, ये जो सिविलियन का ट्रायल था, उस हवाले से केस की समाअत थी, एक अजीब व गरीब किस्म का इस अदालत ने फैसला दिया है, और ये फैसला ये दिया है कि जो मिलिट्री कस्टडी में 85 लोग हैं, 85 लोग हैं, उन लोगों को अच्छा फैसला सुना दिया जाए जी, और जो लोग रिहा फैसले में अगर उनकी सज़ाएँ पूरी हो चुकी हैं तो उन्हें रिहा किया जाए। और ये भी कहा गया कि अगर किसी की सज़ा बनती है तो उसे सज़ा सुनाकर जेल भेज दिया जाए। इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये बेंच, जिस बेंच के ये 7 रुकनी बेंच है, इसमें 5 से ज़ायद बेंच के मेंबरान जो है वो बार बार सवालात उठा रहे थे आर्मी एक्ट के हवाले से, उस आर्मी एक्ट के सेक्शन के हवाले से जो
जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने उसको कालादम करार दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तरफ से ये जब आज एक और मौके पर जब ये कहा गया जस्टिस जमाल बंदोखेल की तरफ से, जब उन्होंने ख्वाजा हारिस से पूछा जो वज़ारत दफ़ा के वकील थे, उनसे पूछा कि हमें ये बताएं कि क्या हम जो आपकी प्रे है उसी तक महदूद रहेंगे या उससे बाहर भी जाएंगे, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने वहाँ एकदम बोले और तो उन्होंने कहा नहीं जी हम उसी तक रहेंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। ये बार बार इस्तदा भी कर रहे थे। वो असनात मलिक साहब ने ठीक बताया कि अब इस फैसले को किस तरह देखा जाए। इसका मतलब ये हुआ, इस फैसले को अगर देखा जाए तो इसका मकसद ये हुआ कि आप सिविलियन का ट्रायल जो है वो मिलिट्री अदालतों में होने के वाले से उसके दायरा अख्तियार को मानते हैं और अलो कर रहे हैं। काजी फायजी साहब से आप लाख इख्तलाफ करें, मैं भी बड़ी शदीद तनकीद करता था और उन्होंने इस हवाले से एक पूरी अमेंडमेंट जो लाई गई थी उसको स्ट्राइक डाउन किया था, जिसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से था, जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौजी अदालतों को कंसेप्ट हमारे आइन में नहीं है, तो हमारे आइन में वाक़ई फ़ौजी अदालतों का कंसेप्ट नहीं है। अब ये 9 मई के हवाले से लोग जो 85 लोग पकड़े हुए हैं, ये एक अजीब तरह का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच ने दिया है। मैं हैरान हूँ, ये वो शायद दिमाग जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान और जुडिशल मेम्बरान, कमीशन के मेम्बरान और पता नहीं फलां ने चुना कि ये शायद दिमाग है जी, ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देंगे। आइन और कानून के मुताबिक तो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल बिल्कुल नहीं लिखा हुआ, लेकिन इन शायद दिमागों ने आइन और कानून को नहीं देखा, इन शायद दिमागों ने बड़े साहब का हुक्म माना है और बड़े साहब का हुक्म मानते हुए इन्होंने फैसला दे दिया। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ आज मैं एक और बात पर आपको वो ख़बर आपसे मैं डिस्कस कर लूँ। ये 21 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान से एक बच्चा आता है इस्लामाबाद में अपनी माँ के साथ अपना इलाज करवाने के लिए। उसकी उम्र है 16 साल बच्चे की। अभी जो 24 से 26 नवंबर के दरमियान बीच में जो कुछ हुआ ना, जब इस्लामाबाद पुलिस, मैं पुलिस नहीं कहता, मैं पुलिस कहता हूँ, ये पुलिस ये ऐसी है कि जो आइन और कानून को नहीं मानती, बल्कि पुलिस क्या जी, इस पूरे मुल्क का सिस्टम जो है इंक्लूडेड हुकूमत, वो भी आइन और कानून को नहीं मानती। वो बंदूक की जोर पर, डंडे के जोर पर जो है वो अपना कमात चला रही है। तो इस्लामाबाद पुलिस के आईजी ने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनना पसंद किया। आइन और कानून का पर अमल दरामद के बजाय उन्होंने आइन और कानून को नहीं माना, उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने को पसंद किया। और फिर ये हुआ कि उस बच्चे को चक शिरात से गिरफ़्तार किया गया। आज जब उस बच्चे को ATC की अदालत में पेश किया गया, जिसके जज थे अबुल असनात मोहम्मद जुल्करनैन, जब उन्हें उसके सामने पेश किया गया तो पुलिस रिकॉर्ड तक नहीं दे सकी कि इस बच्चे को क्यों उठाया गया। वो इस वजह से उठाया गया कि फ़कत वो पख्तून था, पश्तो बोलता था। 24 नवंबर के बाद इस्लामाबाद के अंदर हर वो शख्स जो मजदूर हो, जो रेडी बान हो, जो दुकानदार हो, जिसे फटे पुराने कपड़े पहने हों या जो गाड़ी भी रखता हो, बस फ़कत उनका जुर्म क्या है, पश्तो बोलो। जो पश्तो स्पीकिंग है उनको इस्लामाबाद की पुलिस बगैर किसी जुर्म के, अपनी गाड़ी होती है, उनकी गाड़ियाँ होती है जिसमें लेकर वो जाते हैं थाने, नहीं, वो यहाँ से शाजोर लेते हैं, डाले लेते हैं, ट्रक लेते हैं और चौक के हिसाब से उन पख्तूनों को गाड़ियों में डालते हैं और लेकर चले जाते हैं थानों में। वहाँ जाकर कोई FIR नहीं, कोई कुछ भी नहीं होता उनके ख़िलाफ़ और बंद कर देते हैं, बगैर किसी जुर्म के उनको बंद कर देते हैं। नाज़रीन, 71 बहुत पीछे चले जाएँ आप तो बांग्लादेश जो मशरक़ी पाकिस्तान था, पाकिस्तान का हिस्सा था, उस वक़्त 71 जब हो रहा था ना, तो उस वक्त भी बंगालियों के साथ यही रवा रखा जा रहा था। मैं आपको बताऊं कि मगरबी पाकिस्तान, जहाँ मैं आज खड़ा हूँ, इसको मगरबी पाकिस्तान कहते थे। जब सैनिटरी का सामान, ये कुदरतुल्लाह शाह ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, सैनिटरी का सामान बाहर से कहीं आया, उस वक्त पाकिस्तान में नहीं होता था। तो किसी ने कहा जी कि कुछ हिस्सा जो है सामान का वो मशरक़ी पाकिस्तान में भेज दें। उस वक्त सेक्रेटरी सनत व हरफत होते थे कुदरतुल्लाह शाह, उन्होंने अपनी किताब शाहनामा में ये लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जो वज़ीर थे इसके, वज़ीर सनत व हरफत, उन्होंने ये कहा कि मशरक़ी पाकिस्तान में इस सामान को भेजने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग केले की आहट में, मतलब केले के पिछवाड़े जाकर, केले का
केले के आगे पर्दा लेकर जाकर रफ़ा हाजत करते हैं और केले के छिलकों से अपना पिछवाड़ा साफ करते हैं। ये लिखा हुआ है उसमें किताब में। उस वक़्त भी यही हो रहा था जो आज इस्लामाबाद पुलिस जो कर रही है। उस बच्चे को फिर 10,000 रुपये जो ज़मानती मुचलके है उसको ज़मानत दी गई और वो रिहा किया गया। यह जो अरबाब अख्तियार है इन्हें सोचना चाहिए। ये इक़्तिदार कभी हमेशा नहीं रहता, सदा हमेशा नहीं रहता। एक कुर्सी का जो मालिक है ना, अल्लाह ताला कुरान में कह चुका है वायतुल कुर्सी में, कुर्सी समावात वल अर्द, तो उसका मालिक अल्लाह ही है। ये आज अगर इक़्तिदार में बैठे हुए ना तो उन्होंने साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उतर जाना। बशार उल असद भी कहता था कि कुर्सी मेरे साथ चिमट गई है, वो कहाँ गया? यही बात ज़ियाउल हक भी कहता था, यही बात भुट्टो भी कहता था। भुट्टो के हवाले से किताब में मुख्तलिफ कुतुब में लिखा हुआ है कि वो यही बात कहता था कि कौन है जो मुझसे कुर्सी छीन ले, कुर्सी मेरे साथ चिमटी हुई है, ये मेरी ताकत है। तो फिर क्या हुआ जब वो बाजा भी नहीं बजा जो फ़ख्र एशिया पता नहीं फलां कह रहे थे। ये जो कठपुतली हुकूमत है ना, सेटअप, इन्होंने ये 26वीं यानी तरामीम के बाद अदलिया का जो सिस्टम है हमारा, उसको बगीचा एतफाल बना दिया, उसको इशारों पर नचा रहे हैं। ये आइन और कानून में नहीं लिखा हुआ कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। किस आइन और कानून के तहत जो आइनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान, मैं जिनके बारे में कहता होता हूँ कि ये फ़कत दस्तखत करने के वाले से ये जज रखे हुए हैं, फाइल इनके पास आती है, उस पर बड़े बगैर ही उस पर दस्तखत करते हैं। ये मालूम इंसानी तारीख में जब से अदलिया बनी है ना, ये सबसे काबिल तरीन, ज़हीन, फ़तीन, अलियत, लियाकत, सियादत, इन जैसा कोई मुनसब पैदा ही नहीं हुआ। अगर ये AK ब्रोई, बैसल मोहम्मद अली जिन्नाह, वो बड़े बड़े नाम, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, उनके दौर में होते तो बैसल मोहम्मद अली जिन्नाह इनके सामने हाथ बंद कर कहते कि हजूर मैं आपकी शागिर्दी इख्तियार करता हूँ कि आप इतने लायक और काबिल जज हैं। अफसोस जैसे जमाल मंदोखेल जैसे जज भी बैठे हुए हैं। जैसे मोहम्मद अली मज़हर की मैं बात नहीं करूँगा। जैसे मोहम्मद अली मज़हर हमेशा ताकत के साथ जाते हैं, वो कभी विल ऑफ पीपल और आइन और कानून की बात नहीं करते, वो हमेशा ताकत की तरफ उनका झुकाव होता है। जिस तरफ ताकत होती है वो फौरी तौर पर उछल करके गाड़ी में बैठ जाते हैं। जैसे हसन रज़ा रिजवी वो भी बैठे हुए इस बेंच, जैसे नईम अख्तर अफ़गान वो भी इस बेंच का हिस्सा है, जैसे शाहिद बलाल इस बेंच का हिस्सा है। लेकिन मैंने इस समातों के दौरान जैसे शाहिद बलाल को कभी भी कोई ऑब्जर्वेशन देते हुए, कोई रिमार्क देते हुए नहीं सुना। वो खौफज़दा है कि मैं क्या करूँगा। जैसे मुसर्रत अलाली तो बोलती थी, लेकिन उनका बोलना जो है वो कहते हैं नकारा खाने में कौन सुनता है तोती की आवाज़। बहरहाल नाज़रीन, अफसोस किया जा सकता है। हमारा काम है तनकीद ही करना फैसलों पर आइन और कानून के मुताबिक। अगर वो अच्छे फैसले देते हैं तो हम उसकी तौसीफ़ भी करते हैं, अगर वो अच्छे फैसले नहीं देते तो हम उस पर तनकीद भी करते हैं। लेकिन इस मुल्क का एक और अलमिया है कि हम जब तनकीद करते हैं बिल्कुल आइन और कानून और दायरे के अंदर रहते हुए तस्दीक नहीं करते, तो हमारे ख़िलाफ़ FIA में और पता नहीं कहाँ से नोटिस जारी हो जाते हैं कि ये बोलते बहुत हैं, इनकी बोलते बंद कर दें। लेकिन हम बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह, हम रुकेंगे नहीं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।